हेलो दोस्तों, तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और 24 अक्टूबर के सारे महत्वपूर्ण पीआईबी एनालिसिस करंट अफेयर्स को लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हैं। तो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमें वहाँ से लगते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है दोस्तों, और वहाँ से आपको सारी नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर दोस्तों। तो जम्मू और कश्मीर शिकायत प्रणाली को केंद्रीय शिकायत पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। तो देखिए, राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये जिनका स्टेटमेंट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये हैं केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री, ये सारे इनके अंदर आते हैं। तो इन्होंने बताया कि जम्मू और कश्मीर शिकायत प्रणाली को अब केंद्रीय शिकायत पोर्टल के साथ एकीकृत कर दिया गया है, और इस प्रकार का यह भारत का पहला क्या होगा, यूनियन टेरिटरी या संघ शासित प्रदेश बन गया है जिसका जिला स्तरीय शिकायत कार्यालय केंद्र सरकार की जो शिकायत की प्रणाली है CPGRAMS, CPGRAMS इसको कहते हैं केंद्रीय लोक शिकायत शिकायत समाधान और निगरानी पोर्टल, इसके साथ एकीकृत कर दिया गया है जम्मू कश्मीर की जो डिस्ट्रिक्ट शिकायत के लिए जो नियमावली है। अब आप बात कीजिए जम्मू कश्मीर में शासन तंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में ये एक अहम प्रयास है। तो केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग जो है उसने जम्मू एंड कश्मीर की संघ शासित सरकार के साथ ऑनलाइन शिकायत समाधान के लिए शिकायत पोर्टल का विस्तार और स्थापना की है। तो इसमें हुआ क्या, 3 महीने तक इस पर काफ़ी चर्चा चली कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, और हुआ क्या कि जिला स्तर के जो कार्यालय हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के शिकायत हेतु कार्यालय बनाए गए थे, उनको अब सेंटर से जोड़ दिया गया है, यानी कि उनको केंद्र से जोड़ दिया गया है। चलिए अगली देखते हैं। खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम MSP कहते हैं, उसके संबंधित ये खबर है दोस्तों। तो अगर देखी जाए तो इस बार की जो न्यूज़ है वो कहती है कि जो 2020-21 के लिए धान की खरीद है उसमें पिछले वर्ष की तुलना में कितनी 24.58% की वृद्धि हुई है, यानी कि खरीफ की फसलों में वृद्धि हुई है। खरीफ विपणन सत्र की बात की जाए तो सरकार ने अपनी मौजूदा जो MSP योजना है उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य का खरीद जारी रखा है, और जैसा कि पहले होता था, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि जो फार्मर्स एक्ट आए हैं, बिल आए हैं, उसमें इस पर काफ़ी चर्चा भी, विवाद भी बना था। तो अभी जो है जो MSP है वो लगातार जारी रही, और धान की खरीद जो है वो सुचारू रूप से चली 2020-21 में भी ड्यूरिंग कोरोना। इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, इन सभी में ये धान की खरीद जो है ये चली थी, और इसमें लगभग 126.08 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की गई है दोस्तों। और पिछली बार का अगर देखा जाए तो वो 101 के करीब लाख मीट्रिक टन थी, अभी 126 पहुंच गई है, काफ़ी वृद्धि हुई है। तो धान की खरीद में अभी लगभग 24.58% की वृद्धि हुई है, और इसमें अकेले अगर पंजाब को देखा जाए तो लगभग 81 लाख टन केवल पंजाब का योगदान रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जिसको हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, सरकार जो देती है, ये कितना भुगतान किया है सरकार ने, ये किया है 23804, तो 23,804.45 करोड़ के करीब MSP के अंदर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर भुगतान किया जा चुका है किसानों को। चलिए बात की जाए दक्षिण एशिया के लिए अचानक आने वाली बाढ़ से जुड़ी मार्गदर्शक सेवाएं जो हैं वो भारतीय मौसम विज्ञान ने शुरू कर दी हैं। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर M राजीवन ने बताया कि भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका, याद रखना है आपको, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका, ये जो देश हैं दक्षिण एशियाई देशों में आते हैं, और यहाँ अचानक आने वाली बाढ़ में मार्गदर्शन सेवाओं के लिए इस प्रणाली का आभासी माध्यम से शुभारंभ किया गया। आभासी माध्यम मतलब वर्चुअल तरीके से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया था। और इसमें क्या किया है, अचानक आने वाली बाढ़ से जुड़ी मार्गदर्शनों से संबंधित हो गए, मतलब अगर कहीं अचानक से बाढ़ आती है तो उससे पहले क्या मार्गदर्शन होंगे, कैसे उसको निपटा जाएगा, इसके बारे में इसमें बात की गई है। और बात की जाए तो इसमें अलग अलग लोग शामिल थे, वो लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लोग शामिल थे। अगर देखा जाए तो डॉक्टर हिरिन किम जो थे,
वो जल विज्ञान और जल संसाधन सेवा विभाग विश्व मौसम विज्ञान संगठन के प्रमुख हैं। डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन पी जैर्स का कोर्स, ये हाइड्रोलॉजिकल रिसर्च सेंटर के हैं यूएसए से। GVV शर्मा, ये कौन है, IAS हैं, ये सचिव हैं NDMA भारत के। ऐसे डॉक्टर राजेंद्र कुमार जैन थे, केंद्रीय जल आयोग भारत में है, ये अध्यक्ष हैं उसके। और ऐसे ही क्या है, अलग अलग देशों के प्रतिनिधि थे, जैसे कर्मा दुपचू ये भूटान से थे, शरजू कुमार वैद्य नेपाल से थे, अथुला करुणा नायक ये श्रीलंका से थे, और श्री विद्युत कुमार शाह ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन में बांग्लादेश के स्थायी प्रतिनिधि और जल विज्ञान सलाहकार हैं। तो इन सभी ने भाग लिया और इसमें क्या किया, हमने भारतीय मौसम विभाग ने क्या किया है, दक्षिण एशिया में अचानक आने वाली बाढ़ के बारे में क्या किया है, मार्गदर्शन सेवाएं शुरू की हैं। चलिए, अचानक आने वाली बाढ़ की बात की जाए तो ये बहुत अधिक उफान के साथ छोटी अवधि वाली स्थानीय बाढ़ें होती हैं। अगर कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लगातार 6 घंटे से 6 घंटे तक लगभग ऐसे बारिश चलती है, तो ऐसी बाढ़ की चेतावनी आएगी। तो इसमें क्या होगा, दुनिया भर के देशों में अचानक आने वाली बाढ़ की चेतावनी संबंधी सामर्थ्य और क्षमताओं पर आमतौर पर अभाव, मतलब अचानक से अगर बाढ़ आती है तो क्या होता है, पता चल नहीं पाता है। तो उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जो मौसम विज्ञान है उसने क्या किया है, ये नई स्कीम जो है जारी की है दोस्तों। अब भारत मौसम विज्ञान विभाग क्या करेगा, ये कंप्यूटिंग पावर है, न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन है, अवलोकन संबंधी विशाल नेटवर्क है। तो इन सभी का फ़ायदा उठाते हुए ये क्या करेगा, इसका समन्वय करेगा इस प्रणाली का। तो इसमें जो है दक्षिण एशिया फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम के क्षेत्रीय केंद्र की जिम्मेदारी भारत को दे दी गई है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के हिसाब से। चलिए, भारत ने 35 वर्षों बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय की अध्यक्षता ग्रहण की है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO में एक निकाय होता है GB, जिसको हम कहते हैं शासी निकाय होता है, एक शासी निकाय, या जिसको हम कहते हैं GB, बहुत इंपॉर्टेंट निकाय है ये। इसमें ILO में 35 सालों के बाद भारत जो है वो क्या बनाया, इसका अध्यक्ष बनाया है, इस निकाय का, शासी निकाय का। ILO के अंदर एक निकाय है शासी, उसका अध्यक्ष भारत बनाया है 35 वर्षों के बाद। तो ILO लगभग 100 साल जो है ILO को हुए हैं, उसमें से आज 35 सालों बाद भारत दोबारा से क्या बना है, इसका अध्यक्ष बना हुआ है। और अभी जो अध्यक्ष हैं वो कौन बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे श्री अपूर्व चंद्रा, नाम याद रखना है आपको, अपूर्व चंद्रा जो है वो क्या बनेंगे, इसके अध्यक्ष बनेंगे 2020 अक्टूबर 2020 से लेकर के जून 2021 तक के। अगर शासी निकाय की बात की जाए तो ये कार्यकारी निकाय है। ये क्या क्या करता है, जो नीतियाँ बनी हैं, कार्यक्रम के एजेंडे हैं और ILO का जो बजट है, इन सब का निर्धारण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, इसी शासी निकाय के द्वारा किया जाता है। और यही क्या करता है, महानिदेशक का चुनाव भी करता है, ये आपको याद रखना है, महानिदेशक के चुनाव में भी यही आएगा। अब अगर वर्तमान में ILO की बात की जाए तो उसके 187 सदस्य हैं, 187, तो उनमें ये अब अध्यक्षता करेंगे अपूर्व चंद्रा। ठीक हो गया। चलिए, और अपूर्व चंद्रा के बारे में बात की जाए तो 1988 बैच के ये महाराष्ट्र कैडर के IAS हैं ये, और भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में 7 साल से ज़्यादा समय ये रहे हैं। तो इसी तरीके से इसके बारे में हम कह सकते हैं। अगला है लेफ्टिनेंट जनरल नंद किशोर साहू को दंत चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का कार्यभार दिया गया है। देखिए, आर्मी में की डेंटल कोर है, जो डेंटल कोर है आर्मी के अंदर, उसका महानिदेशक बनाया गया है लेफ्टिनेंट जनरल नंद किशोर साहू जी को। लेफ्टिनेंट जनरल नंद किशोर साहू जी को क्या बनाया गया है, दंत चिकित्सा सेवा का महानिदेशक बनाया गया है आर्मी डेंटल कोर के अंदर। अलग अलग इन्होंने काम किए, बहुत महत्वपूर्ण पदों पर ये रहे हैं। इनको मध्य भी, पश्चिमी भी और दक्षिणी कमान के कमान सलाहकार के साथ ही कई महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं। ऑफिसर किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र भी रहे हैं, और ऐसी इनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें फेमस हैं, बहुत जाने माने व्यक्तित्व हैं। तो जनरल नंद किशोर साहू जो है, इनको दंत चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के तौर पे बनाया गया है। चलिए, अगली बात की जाए, अरुणाचल प्रदेश के लिए ESI योजना का विस्तार किया गया है। ये होती है एम्प्लॉयज़ स्टेट, और इसको कहते हैं इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये किसके लिए होती है, जो श्रमिक होते हैं उनके लिए इंश्योरेंस होती है ये स्टेट के द्वारा। तो यहाँ क्या किया गया है, इसका विस्तार किया गया है। तो भारत सरकार ने पहली बार अरुणाचल प्रदेश के लिए कर्मचारी राज्य बीमा, एम्प्लॉयज़ स्टेट, और ये होता है इंश्योरेंस, तो ESI जो है वो योजना शुरू की है। और इसके तहत पापुम पारे जिले को अधिसूचित करने के लिए इसकी आशय की अधिसूचना जारी कर दी है। तो अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में सभी कारखाने जिसमें 10 या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं, वो सब इस अधिनियम के अंदर आएंगे, ESI अधिनियम के अंदर आएंगे। और ESI जो अधिनियम है 1948 का,
1948 का। इसके तहत आएंगे। अब ये क्या करेंगे, ऑनलाइन पंजीकरण जो है वो करा सकते हैं कहाँ, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय में। और रिसेंटली आपने पढ़ा भी होगा, श्रम सुविधा पोर्टल जो है वो इसके लिए लॉन्च किया गया था सरकार के द्वारा। याद रखिएगा, श्रम सुविधा पोर्टल। जो श्रम सुविधा पोर्टल है उसका संबंधी किससे है, ESI से है। ठीक है, तो ये अधिनियम के तहत क्या होता है कि फिजिकल दस्तावेज नहीं होते हैं, नॉर्मल सी जो है जमा किया जाता है। और उसमें क्या होता है, इन कारखानों में काम करने वाले और जो 21,000 रुपये प्रति माह तक कमाते हैं उनको इसके तहत कवरेज मिलती है, वो इसके पात्र होते हैं। तो उनको क्या मिलता है, आश्रित, कैशलेस, मेडिकल केयर सर्विस, बीमारी लाभ, मातृत्व लाभ, चोट लगने के कारण मौत, इन सब में क्या मिलता है, हम कहें इंश्योरेंस जो है वो मिलता है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बात की जाए तो ये एक सामाजिक सुरक्षा संगठन है दोस्तों, जो नौकरी के दौरान चोट, बीमारी, मृत्यु आदि की आवश्यकता के समय उचित चिकित्सा देखभाल और नकद लाभ की व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। और यह लगभग 3.49 करोड़ परिवार इकाइयों के साथ साथ 13.56 करोड़ लाभार्थियों को नकद लाभ देता है दोस्तों। 1520 डिस्पेंसरी हैं, 307 IMS यूनिट है, 159 ESI अस्पताल हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। लगभग 568 जिलों में ये लागू है। भारत के 568 जिलों में ये लागू है दोस्तों। चलिए अगली बात की जाए, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। तो अगर बात की जाए यहाँ की बात करें, यहाँ पर पश्चिम बंगाल, यहाँ बांग्लादेश है और यहाँ पर है आपकी बंगाल की खाड़ी जिसको हम जानते हैं। तो बंगाल की खाड़ी का जो क्षेत्र है ये इसके उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम की बात की जाए तो इधर कहीं इस तरीके से क्या बन रहा है, कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। आपको पता है ये स्थिति क्या होती है, फिर बाद में यहाँ पे चक्रवात उत्पन्न होने की संभावना है। ये चक्रवात जो है वो आ सकता है, ऐसा बताया गया है। त्रिपुरा के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, दक्षिण असम और मेघालय के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। तो अगर ये चक्रवात बनता है तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। तो अभी जो है ये बात चल रही है कि यहाँ पे इधर पे लो प्रेशर जोन जो है वो क्रिएट हो रहा है, यहाँ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है भारत के क्षेत्र में। तो थे दोस्तों आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिसके बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया, ये सभी PIB से लिए गए थे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको लाइक करना है, शेयर और सब्सक्राइब करना है। इन सभी सोशल मीडियाज़ पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं। सो थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।